Hi students, स्वागत है आप सबका. Now we have done with all the three sessions of a chapter called share based employee benefit. We have done with analysis note and main notes of all three sessions, and now we are moving towards the case studies of this particular chapter, which has been asked by ICSI in the previous examination, and these case study will help you to understand how to write the questions pertaining to case studies being asked from this particular chapter. So without wasting any time, let's start with the case studies of this particular chapter. So we are starting with the case studies, and now this question being asked in 2018 for 5 marks. अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स इवैल्यूएट ईच एंड एवरी लाइन. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 एज टू वेदर दीज आर एलिजिबल एम्प्लॉयज. मतलब अपने को क्या बताना है कि ये बंदे एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं या नहीं हैं अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, yes or no with reason. अब फर्स्ट क्या लिखा है, अंकित इज अ परमानेंट एम्प्लॉय डेप्यूटेड इन यूएसए फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. इसका मतलब सबसे पहले देखो, अगर कोई भी केस स्टडी आता है जहां पे आपसे ये पूछा गया है कि आपको एलिजिबल एम्प्लॉयज बताना है एज पर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेफिनेशन क्या दिया है अंडर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स, दैट समथिंग वी नीड टू डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज. तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले आपको आंसर में प्रेजेंट क्या करना है, एप्लीकेबल सेक्शन. अब क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 62(1)(b of Companies Act 13 read with rule 12 of company share capital and debenture rules, employees mean, किसको एम्प्लॉय बोला गया है. नाउ दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अंडर आवर प्रीवियस सेशंस, बट एक बार केस स्टडी कर रहे हैं तो वापस देख लेते हैं. एम्प्लॉयज किसको बोला गया है, परमानेंट एम्प्लॉय द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. मतलब अगर कोई बंदा इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है, पर्टिकुलरली परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, तो उसको एम्प्लॉय माना जाएगा. सेकेंड, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एंड थर्ड, व्हाट इज बीइंग सेड दैट एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर एज डिफाइंड अंडर ए एंड बी, मतलब एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर किसके, ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ होल्डिंग कंपनी. बट इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप. मतलब वो पर्सन जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं. सेकेंड, a director who either himself or through his relative or through any body corporate directly or indirectly कितना होल्ड कर रहा है, more than 10% of the outstanding equity shares of the company. अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टअप कंपनी. तो क्या बोला है कि हाउएवर इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी एज डिफाइंड अंडर नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 19 फरवरी 2019 इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ Commerce and Industry, Government of India, the conditions mentioned in point 1 and 2. अब यहाँ पे टेबल नहीं है. पॉइंट 1 and 2 मतलब हम लोग कौन से कंडीशंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू कंडीशंस. मतलब वो पर्सन जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप है, या वो पर्सन जो डायरेक्टर है जिसके पास कंपनी के मोर देन 10% शेयर कैपिटल है, ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होते, शैल नॉट अप्लाई अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. एंड इसका आपको लॉजिक बताया था दैट इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ एनी कंपनी वी नीड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज मोर, जिससे कि एम्प्लॉयज हायर प्रोडक्टिविटी करें, जिससे कि कंपनीज फास्ट ग्रो करें. अब देखो, तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में जो डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो बताना पड़ेगा, एंड देन हर एक पॉइंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा. तो क्या लिखा, अंकित इज अ परमानेंट एम्प्लॉय डेप्यूटेड इन यूएसए फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. तो फैक्ट क्या दिया है कि अंकित इज अ परमानेंट एम्प्लॉय डेप्यूटेड इन यूएसए फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. तो क्या लगता है आंसर इज यस. तो क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव Ankit being a permanent employee deputed in US for a specific project and therefore shall be an eligible employee for employee stock option. Clear? अब देखो सेकंड क्या दिया है. नाउ सेकंड दे आर आस्किंग स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडिपेंडेंट कंपनी. अब क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी एलिजिबल एम्प्लॉय है. नो. अभी हम लोगों ने एलिजिबल एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखा था जिसमें परमानेंट एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर हैं, एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी है,
प्रमोटर एंड डायरेक्टर जिनके पास मोर देन 10% होल्डिंग है उनको एक्सक्लूड किया गया, बट उनको भी इंक्लूड किया गया इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी फॉर 10 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे कंपनी इज नेवर टू बी कॉल्ड एज एलिजिबल एम्प्लॉय। तो क्या लिखा है, तो सेकंड में फैक्ट ऑफ द केस क्या दिया है, स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडिपेंडेंट कंपनी, सो इन व्यू ऑफ द अबव स्मार्ट लिमिटेड बीइंग अ कंपनी एंड देयरफॉर नॉट shall not be an eligible employee for employee stock option. Clear? Now अब थर्ड क्या लिखा है, now third says, थर्ड पॉइंट क्या दिया है कि अनिल इज अ प्रमोटर एंड एम्प्लॉय। अब एक चीज समझो, वो पर्सन जो कंपनी का प्रमोटर है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं एलिजिबल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, लेकिन उसको भी इंक्लूड कब करते हैं, स्टार्टअप कंपनी में, कितने पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो क्या लिखा है, अनिल इज अ प्रमोटर एंड एम्प्लॉय, व्हाट कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन, कंक्लूजन ये है दैट इन व्यू ऑफ द अबव अनिल बीइंग द प्रमोटर एम्प्लॉय एंड देयरफॉर शैल नॉट बी एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। मतलब सिर्फ स्टार्टअप में उसको इंक्लूड करते हैं, तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये स्टार्टअप कंपनी है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ क्या लिखा है, अनीश इज द डायरेक्टर होल्डिंग 11% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डायरेक्टर 10% से ऊपर होल्डिंग होल्ड करता है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। किस में इंक्लूड करते हैं, स्टार्टअप कंपनी में। तो अगर क्वेश्चन में स्टार्टअप बोलना होगा तो लोग स्पेसिफिकली प्रोवाइड करेंगे, अगर उन्होंने स्टार्टअप वर्ड नहीं बोला है तो आप खुद एज्यूम नहीं करोगे। तो क्या लिखा है, दैट अनीश is the director holding 11% of the outstanding equity share of the company। तो conclusion क्या आया, that in view of the above Anish being a director of the company and holding more than 10% of the outstanding equity share of the company and therefore shall not be eligible employee for employee stock option। clear? अब फिफ्थ में क्या लिखा है, now fifth says that if it is a startup company with the situation to be same in 3 and 4 above, मतलब देखो 3 and 4 में अब वो प्रमोटर एंड डायरेक्टर जो 10% से ऊपर होल्डिंग कर रहा है, अगर स्टार्टअप कंपनी होगा तो 10 इयर्स के लिए उसको एलिजिबल एम्प्लॉय में कंसिडर करेंगे। क्या लिखा है, इफ इट इज अ स्टार्टअप कंपनी विद द सिचुएशन टू बी सेम इन 3 and 4 अबव। तो क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन क्या आएगा, दैट इन व्यू ऑफ द अबव बोथ अनिल एंड अनीश shall be eligible employee for employee stock option, as in case of startup company the condition mentioned shall not apply up to 10 years from the date of its incorporation or registration। clear? difficult question? no। concept clear है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि एलिजिबल एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, एंड देन हर एक सिचुएशन को उस डेफिनेशन के हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। मतलब एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका प्रमोटर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। कैन एबीसी लिमिटेड ग्रांट स्टॉक ऑप्शन टू द एम्प्लॉयज ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या एबीसी लिमिटेड जो है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो उसका प्रमोटर है उसके एम्प्लॉयज को ईसॉप दे सकता है। मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, that there is ABC Limited and there is ABC Private Limited। ये कंपनी जो है ये प्रमोटर है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ABC Limited can give ESOS to employees of ABC प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो तो क्या लिखा है, फैक्ट ऑफ द केस ABC प्राइवेट लिमिटेड इज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ ABC लिमिटेड। अब एप्लीकेबल सेक्शन एंड रूल्स में तो अगेन हम लोग को यहाँ पे डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया गया है, एलिजिबल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया गया है और किसको एक्सक्लूड किया गया है। सो दैट्स समथिंग वी नीड टू सी एंड देन अकॉर्डिंगली वी नीड टू आंसर। तो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 62(1)(b) of Companies Act 13 read with Rule 12 of Companies Share Capital and Debenture Rules 2014, employees means किसको employee बोला गया है। Now employees means first permanent employee of the company who has been working in India or outside India. Second, director of the company whether a whole time director or not but excluding an independent director,
and third, employee and director as defined under A and B of subsidiary in India or outside India or of the holding company. लेकिन यहाँ पे what is being said but does not include, किसको exclude कर दिया गया है? Does not include, किसको include नहीं करा है हम लोग ने यहाँ पे definition में? It says first, an employee who is a promoter or person belonging to promoter group, and second, a director who either himself or through his relative or through any body corporate directly or indirectly hold more than 10% of the outstanding equity shares of the company. अब यहाँ पे if you see the fact of the case, what they have mentioned, that company is intending to issue ESOP or intend to give ESOP to the employees of its promoter company. अब याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मॉड्यूल में चैप्टर के पीछे दिया हुआ है. एंड एज वी हैव सेड मल्टीपल टाइम दैट आपका ये जो मेन नोट्स बनाया गया है इसमें वी हैव कवर्ड ऑल पास पेपर क्वेश्चंस के एवरीथिंग, मतलब वंस यू हैव स्टडीड द मेन नोट्स एवरीथिंग इज कवर्ड. अब देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, हाउएवर इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी, तो स्टार्टअप कंपनी में देयर इज एन exemption being given that in case of startup company as defined in the notification number dated this issued by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Finance, क्या लिखा है, the condition mentioned in point 2 टेबल हट जाएगा, the condition mentioned in point 1 and 2 shall not apply up to 10 years from the date of incorporation or registration. इसका मतलब कंक्लूजन क्या आया कि आप अपने प्रमोटर के एम्प्लॉयज को आप एलिजिबल एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रमोटर एंड देयरफॉर शैल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. तो क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव ABC Limited cannot grant stock option to employees of ABC Private Limited as employees of ABC Private Limited being a person belonging to promoter group. Very important part कि जो employees हैं ABC Private Limited के they are belonging to promoter group and therefore shall not be an eligible employee for employee stock option. Clear? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. ये टेस्ट पेपर क्वेश्चन है, मतलब मॉड्यूल के लास्ट में एक टेस्ट पेपर दिया है उसके भी क्वेश्चंस को हमने कवर किया हुआ है. सो वी आर एनालाइजिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल प्रोस्पेक्टिव, 360 डिग्री एनालिसिस की है आपके लिए सब्जेक्ट की, सो दैट अगर आपने एक बार ये सब कुछ पढ़ लिया, एनालिसिस नोट्स देख लिया, आपने पूरा मेन नोट्स देख लिया, नथिंग लेफ्ट, मतलब देन nobody can stop you of getting more than 70-80 marks in SEBI subject. अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, Mr. Rajesh Virani is appointed as a nominee director on the board of XYZ Limited by Navneet Financial Services Limited. मतलब इसको क्या किया गया है, इनको एक नॉमिनी डायरेक्टर बनाया गया on the board of XYZ Limited. Now XYZ Limited is issued ESOS to Mr. Rajesh Virani as its employee. मतलब XYZ Limited ने मिस्टर राजेश विरानी को ESOP इशू किया है, has issued. Now whether Mr. Rajesh Virani is eligible to receive the option granted by XYZ Limited, if so, describe the approval and eligibility condition required to be complied for ESOS under SEBI Share with Employee Benefit Regulation 2015. अब दिस इज अ वेरी सिमिलर कंडीशन जो उन्होंने पीछे अंडर आप प्रीवियस सेशन उन्होंने डिस्कस किया था कि अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करता है तो क्या कंपनी उस पर्सन को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में ऑप्शंस ग्रांट कर सकता है. द आंसर इज यस बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. तो क्या दिया है, देखो फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखा है, that Mr. Rajesh Virani is appointed as a nominee director on the board of XYZ Limited by Navneet Financial Services Limited. Now XYZ Limited issued ESOP to Mr. Rajesh Virani as its employee. अब यहाँ पे applicable section क्या बोलता है, तो we have to understand the eligibility conditions to be fulfilled for a nominee director अंडर शेयर विद एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014. मतलब यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बताना पड़ेगा नॉमिनी डायरेक्टर को दैट दे हैव टू फुलफिल इफ कंपनी इंटेंड्स टू गिव ESOP टू देम. तो क्या लिखा है, एज पर रेगुलेशन 4 of SEBI Share Based Employee Benefit Regulation 2014, where such employee is a director nominated by an institution as its representative on the board of director of the company,
तो पहला क्या लिखा है, दैट यहाँ पे the contract or agreement entered between the institution nominating its employee, मतलब जिस institution ने अपना employee nominate किया है as the director of the company and the director so appointed, मतलब जो lending institution ने, financial institution ने director appoint किया है और उस director के बीच में जो agreement हुआ है, वो agreement क्या बोलता है, इंटर अलिया स्पेसिफाइज द फॉलोइंग। तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होना चाहिए, पहला whether the grant by the company under its scheme can be accepted by the said employee in his capacity as the director of the company, मतलब क्या वो representative because he is a person getting being appointed as a director on the borrowing company, तो क्या वो person employee stock option ले सकता है कि नहीं, that is first question। अब इसका आंसर yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है। Second, that if grant is made to the director shall not be renounced in favor of the nominating institution। now this is very important कि अगर उसको अलाउ किया है कि वो शेयर्स ले सकता है तो फिर वो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिनाउंस नहीं करेगा, वो उसी के पास रहेंगे। थर्ड क्या लिखा है, द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच फीस कमीशन अदर इंसेंटिव एक्सेट्रा कैन बी एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी, मतलब वो डायरेक्टर, वो पर्सन जो बोरोइंग कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, एज ए नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है रिप्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो डायरेक्टर बोरोइंग कंपनी से क्या फीस कमीशन ले सकता है, ये भी क्लियरली एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। सेकेंड क्या लिखा है, the institution nominating its employee as a director of the company shall file a copy of the contract or agreement with the said company, मतलब यहाँ पे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने पर्सन को एज ए डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट किया है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर के बीच में अग्रीमेंट हुआ है वो बोरोइंग कंपनी को दिया जाएगा, which in turn file the copy with all the stock exchanges on which the shares are listed, मतलब इस कॉपी को कहाँ फाइल किया जाएगा, उस हर एक एक्सचेंज में जहाँ पे कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं। Further, the director so appointed shall furnish a copy of the contract agreement at the first board meeting of the company attended by him after his nomination, वो डायरेक्टर भी जब भी पहली बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा आफ्टर हिज नॉमिनेशन उसमें वो अग्रीमेंट की कॉपी फर्निश करेगा। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया that in view of the above, Mr. Rajesh Virani being a director nominated on the board of XYZ Limited as a nominee director by Navneet Financial Services Limited is eligible to receive the employee stock option, मतलब ये employee stock option ले सकता है granted by XYZ Limited subject to fulfillment of eligibility conditions specified under regulation 4, मतलब वो ले तो सकता है लेकिन उसको रेगुलेशन 4 के कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर द कंडीशंस, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि एग्रीमेंट में सब कुछ क्लियरली लिखा होना चाहिए, एग्रीमेंट की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी, वो पर्सन जब भी पहली बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा उसमें इस अग्रीमेंट की कॉपी को प्लेस किया जाएगा। सो वट एवर कंडीशन वी हैव जस्ट डिस्कस अंडर रेगुलेशन 4 दैट नीड टू बी कंप्लाइड। And with this, all the case studies of this particular chapter being done, and with this, the chapter is over. Thank you.